बौद्ध संघ के बारे में, है ना। बौद्ध संघ के बाद कौन सा था, देखो, बौद्ध साहित्य के बारे में। उसके बाद शाखाएं, बौद्ध संगीतियां भी थी क्या? ठीक है, बौद्ध संगीतियां। और आखिरी में कौन सा था? बौद्ध संगीतियों के साथ आखिरी में था पतन के कारण। कुछ इन मुद्दों पे हमें बात करनी है, बौद्ध संघ, बौद्ध साहित्य, बौद्ध संगीतियां और पतन के कारण, ठीक है ना। इसमें एक काम करते हैं, शुरुआत हम कहां से कर लेते हैं? बौद्ध संगीतियों से, यहां से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग करो, बुद्धिस्ट समिट इंग्लिश वाले लिखेंगे, बौद्ध संगीतियां हिंदी वाले लिखेंगे। अगर संगीतियों की बात की जाए, अगर बौद्ध समिट की बात की जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका सामान्य सा मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब होता है, जैसे G7 हो गया, G10 हो गया, ब्रिक्स हो गया, बहुत सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। जब किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की शाखाएं एक से ज़्यादा देशों में भी होती हैं, तो एक समय ऐसा होता है कि उन सारे देशों के लोगों को इकट्ठा करके एक जगह पर उसका क्या किया जाता है? आयोजन। अब कुल मिला के बात ऐसी है कि भाई जैसे मान लो G20 समिट, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम इंडिया में हुई है ना, कश्मीर में हुई थी। बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दे थे, उसमें टूरिज्म वाला कश्मीर में रखा गया था, स्पोर्ट्स वाला अलग रखा गया था। जो मेन G20 समिट थी वो दिल्ली वाले पार्ट में कंप्लीट हुई थी। तो अब ऐसे मानिए कि G20 समिट में अगर बहुत सारे देश हैं, तो हर देश अपना अलग अलग ओपिनियन रखता है, हर देश के अपने अलग अलग सुझाव हो सकते हैं कि भाई उस संघ को कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है या उस ग्रुप को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उन सभी सदस्य देशों की क्या करवा ली गई? एक मीटिंग करवा ली गई। ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट, ऐसी कुछ कहानियां किसको लेकर हैं? बौद्ध संगीति को लेकर या बौद्ध समिट्स को लेकर हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर बौद्ध संगीतियों की बात की जाए तो सामान्य सी बात आपको तो याद रखनी है, कुल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई हैं? 4, ठीक है ना। अब ये जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, इन संगीतियों में अलग अलग समय अलग अलग चीजें हुई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि बौद्ध संगीतियां हुई कब कब, ईयर लिखो। एक काम करते हैं, इसका चार्ट आप एक ऐसे बना लीजिएगा। सबसे पहले बौद्ध संगीतियों का वर्ष क्या रहा, किस ईयर ये हुई। दूसरे नंबर में आप ये लिख लीजिएगा भाई ये किस स्थान पे हुई। तीसरे नंबर पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस समय बौद्ध संगीतियां हुई उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे। और आखिरी में अगर थोड़ा बहुत कुछ और बचेगा तो उसमें कुछ अगर फैक्ट्स होंगे उसके बारे में हम लास्ट मतलब आखिरी में बात कर लेंगे। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, इसमें सबसे पहले आप चारों के टाइम लिख लो, कब कब हुई हैं। तो पहली बौद्ध संगीति को तो आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये उसी वर्ष हुई थी जिस समय गौतम बुद्ध की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। तो अगर आपको याद हो तो गौतम बुद्ध की डेथ जो है वो कब हुई थी? 483 BC में, है ना। तो पहली बौद्ध संगीति 483 में हुई। दूसरी अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखिए कि दूसरी इसके 100 साल बाद हुई थी। चूंकि BC की कहानी है तो BC की कहानी में हम फॉरवर्ड में नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? रिवर्स पे जाते हैं। तो अगर इससे हम 100 साल आगे जाएं तो ये कहानी कब की होगी? 383 BC में। उसके बाद जो तीसरी बौद्ध संगीति है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे जरूरी थी और सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 255 BC में, 255 BC में, ठीक है। और जो चौथी बौद्ध संगीति है इसका आयोजन हुआ था 98 AD में, ठीक है ना। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब से हमारा ये इंग्लिश कैलेंडर शुरू हुआ, 2024 अभी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ 1 2 3 4 5। तो जब वो 98 ईयर था उसमें कौन सी हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो अगर आप बौद्ध संगीतियों को ढंग से देखें तो इनके पहले, दूसरे या तीसरे, चौथे नंबर पे कोई नंबर सीरीज नहीं है कि अगर कोई ये कहे कि बौद्ध संगीतियों का आयोजन प्रत्येक 100 वर्षों में किया जाता था तो भाई पहले में तो ये लागू हो रहा है कि 100 वर्षों में हुआ, लेकिन आप दूसरे में देखें तो ये 100 वर्षों में नहीं हुआ। मतलब ये कोई ऐसी फिक्स नहीं है कि हर साल हो रही हैं या हर 100 साल में होंगी या हर 50 साल में होंगी। जब भी बौद्ध संघ को लेकर या जब भी बौद्ध धर्म को लेकर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर बात करनी होती थी
तब इन संगीतियों का कहीं ना कहीं आयोजन किया जाता था। अब अगर इन बौद्ध संगीतियों की बात की जाए कि ये बौद्ध संगीतियां कहां कहां हुई, स्थान क्या क्या था, तो देखो इनमें से जो सबसे जरूरी बौद्ध संगति है कौन सी, तीसरे नंबर की, ये कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में, है ना। और अगर अपने को याद हो तो पाटलिपुत्र राजधानी किसकी है, मगध की। दूसरी वाली जो बौद्ध संगति है ये कहां हुई थी, वैशाली में। और तीसरी वाली जो मतलब जो पहली बौद्ध संगति है ये कहां हुई थी, राजगृह में, ठीक है ना। और अगर आप इतिहास के पन्ने उठा के देखेंगे तो जिस समय पहली बौद्ध संगति हुई उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी। जब दूसरी बौद्ध संगति हुई उस समय मगध की राजधानी वैशाली थी। हालांकि जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वैशाली को वज्जी की राजधानी माना जाता है। महाजनपदों में जो 16 महाजनपद थे उनमें से वज्जी नाम का जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे इतिहास में कि जिस समय दूसरी बौद्ध संगति हुई, जिस समय कालाशोक मगध के राजा थे उस समय, उन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा से शिफ्ट करके कहां बना लिया था, वैशाली, ठीक है ना। खैर तीसरे नंबर की बौद्ध संगति कहां हुई, पाटलिपुत्र में हुई। और जो चौथी बौद्ध संगति है ये कहां हुई थी, कुंडल वन में। कहां हुई थी ये, कुंडल वन। और हम सबको याद होना चाहिए कि जो कुंडल वन है इसका संबंध कुंड ग्राम से नहीं है, ये कुंडल वन कश्मीर में। कहां है, कश्मीर में। तो आपको याद ही रखना है कि जो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं उनमें से जो चौथी बौद्ध संगति रही है उसका संबंध मगध क्षेत्र से नहीं रहा है, ठीक है ना। मतलब मेन जो कोर एरिया रहा है मगध का उससे नहीं रहा है। ये कहां हुई थी, कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। अगर हम इनके चेयरमैन की बात करें तो देखो पहली बौद्ध संगति जो हुई इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, महाकश्यप। क्या नाम था, महाकश्यप। आपको याद होगा हमने 2-3 नाम लिखे भी थे, मुख कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप, कुछ लिखा था हमने ऐसा, याद रखिएगा एक नाम, कौन सा, महाकश्यप। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई इसके चेयरमैन कौन थे, सबाकामी। कौन थे चेयरमैन, सबाकामी, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति के चेयरमैन सबाकामी। तीसरी बौद्ध संगति के चेयरमैन कौन थे बताओ, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन किसको माना जाता है, बोलो, मोखलीपुत्र तिस्स। किसको माना जाता है, मोखलीपुत्र इसको, मोखलीपुत्र तिस्स। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के क्या थे, चेयरमैन थे। और जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, वसुमित्र। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई इसके चेयरमैन किसको माना जाता है, वसुमित्र को माना जाता है। वसुमित्र चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल के मोखलीपुत्र तिस्स। दूसरे नंबर के कौन थे, सबाकामी। और पहले नंबर के जो थे उनका नाम क्या था, महाकश्यप, ठीक है। सारे पूछे जाते हैं। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला याद कर लो, ये नहीं पूछा जाता, सभी आते हैं, टाइम टू टाइम सब में पूछा गया। और कई बार तो ऐसा हुआ कि लिंक करने को भी दे दिया गया है, ठीक। अब आपको याद ही रखना है कि जो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जिसमें 4 अलग अलग चेयरमैन हैं, उसमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है इस समय जो राजा थे वो कौन थे, कनिष्क। दूसरे वाले में मतलब थर्ड वाले में जो राजा थे, याद होना चाहिए सभी को, कौन थे राजा यहाँ, अशोक। दूसरे वाले में जो राजा थे उनका नाम क्या था, कालाशोक। और जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, अजातशत्रु। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो किसके समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय में, ठीक है। तो ये कभी कभी राजाओं वगैरह के नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के समय राजा कौन था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय राजा कौन था, तीसरे के समय राजा कौन थे और चौथे के समय राजा कौन थे। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो अजातशत्रु थे जिनके समय में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये हर्यक वंश के राजा थे। इनकी डायनेस्टी भी लिख लो कहीं साइड में, हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश के क्या थे, ये राजा थे। कालाशोक ये नाग वंश के राजा थे। हालांकि कई बार इस डायनेस्टी को हम शिशुनाग वंश भी कह देते हैं क्योंकि शिशुनाग ने ही उसकी स्थापना करी थी। लेकिन ध्यान रखना है कि कालाशोक, नाग वाली कहानी, काला नाग। चलो तीसरी वाली जो कहानी है अशोक, ये तो हम सबको पता होगा। सम्राट अशोक किस वंश के राजा थे भाई, बोलो भाइयों एवं बहनों, मौर्य वंश के राजा थे, है ना। और जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है जिसके समय में हुई, कनिष्क।
ये किस वंश के राजा थे बोलो? ये थे कुषाण डायनेस्टी के, ये कुषाण वंश के राजा थे। तो कुषाण वंश के कनिष्क, मौर्य वंश के अशोक, नाग वंश के कालाशोक और हर्यक वंश के कौन? अजातशत्रु। अब इसकी कहानी कैसे ग्रूम करती है समझिए। बहुत ज्यादा घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन देगा तो कैसे देगा? इनमें से किस वंश के राजा के समय बौद्ध संगीतियां नहीं हुई? पहला ऑप्शन दिया उन्होंने नंद वंश, दूसरा दिया नाग वंश, तीसरा दिया हर्यक वंश और चौथा दिया कुषाण वंश। तो हमें याद होना चाहिए कि हमने यहां नंद वंश के किसी भी राजा का नाम नहीं लिखा है। इसका मतलब यह कि नंद वंश जो हुआ, आगे पढ़ेंगे नंद वंश की कहानी क्या थी, लेकिन नंद वंश के राजाओं के सामने कोई बौद्ध संगीति का आयोजन नहीं किया गया है ना। तो कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाता है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि भाई पहली बौद्ध संगति के समय कौन, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन सब समय के कौन थे? ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो एक बार टैली किया जाए, हाँ या ना? अच्छा, तो बताओ टोटल बौद्ध संगतियां कितनी हुई हैं? 4। पहली बोलो कब हुई? 483 बीसी में, 483 बीसी में। दूसरी कब हुई? 383 में हुई। और तीसरी 255 में, 255 बीसी में। और लास्ट कब हुई थी? 98 बीसी में चौथी हुई थी। अब इसमें जो 4 बौद्ध संगतियां हुई उसमें पहली कहां हुई? अब राजगृह में जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, कभी कभी कुछ एग्जाम पेपर में राजगृह में उस जगह का नाम पूछा जाता है जहां ये बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो आप में से कोई बता सकता है कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में कहां हुआ था? नहीं बता। तो उस गुफा का नाम लिख लीजिए, सप्तकर्णी गुफा। क्या नाम था उसका? सप्तकर्णी। कितने कान? 7 कान। सप्तकर्णी। ये बाल की खाल निकालने वाली बातें कि बच्चों से राजगृह तक तो याद होता नहीं, और पेपर में ये पूछा राजगृह में कहां हुई, तो बताइएगा। बेरोजगारी अब इसी स्तर की है तो क्या करोगे अब आप, है ना। राजगृह में ये कहां हुई थी? सप्तकर्णी नामक गुफा में बौद्ध संगति का क्या किया गया था? आयोजन। तो देखो ये तो रही आम जिंदगी, सामान्य सी बातें रही, आपके सी और डी ग्रेड के लेवल में पूछी जाती हैं। जब इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे इन सारी बौद्ध संगतियों को, तो इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। जैसे जो पहली बौद्ध संगति हुई 483 बीसी में, जो कि राजगृह में हुई, महाकश्यप जिसके चेयरमैन थे, और जिस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु। इस समय बौद्ध साहित्य के 2 महान ग्रंथों का संकलन किया गया। ठीक है, अब ये चीजें कई बार प्री स्तर में भी आती हैं और कई बार मेन स्तर पे भी आती हैं। तो मेन फैक्ट्स लिखो अब जल्दी से। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का, अब चूंकि उधर जगह नहीं बची हुई है तो आप अलग से ही लिख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि चारों में हमें कुछ ना कुछ लिखना है, हमें पहले में लिखना है और चौथे में लिखना है। इक्का दुक्का जो बचेगा वो बाकी में देख लेंगे। देखो पहली बौद्ध संगति में, पहली बौद्ध संगति के अंतर्गत, ऐसे लिख लीजिएगा, अंडर द फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट, पहली बौद्ध संगति के अंतर्गत लिखो सुत्त पिटक। अब इसका नाम अच्छे से लिखिएगा, है ना, मैं आपको समझाऊंगा। सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया। अंडर द फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट, सुत्त पिटक एंड विनय पिटक वॉज कंसोलिडेटेड। इनका क्या किया गया? कंसोलिडेशन किया गया। अभी आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते, अभी आप लिखिए, मैं इनको समझाता हूं इन सबके मतलब क्या है। ठीक है ना। पहली बुद्धिस्ट संगति के अंतर्गत क्या किया गया था बोलो? सुत्त पिटक और विनय पिटक का क्या किया गया था? संकलन किया गया था। क्या किया गया था? संकलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। तो सबसे पहले तो संकलन का मतलब समझिए। संकलन का मतलब आप ऐसे समझो कि जब कोई चीज बिखरी हुई है और उसे समेट दिया जाए। कोई चीज अगर बिखरी हुई है और उसे क्या कर दिया जाए? समेट के एक बंच में बना दिया जाए, तो हम बोल देते हैं हमने उसका संकलन किया। जैसे समझिए कोई एक किताब है, ऑलमोस्ट लिखी जा रही है, लेकिन कई पन्ने इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो आपने उसे अरेंज किया एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। आपने वो किताब लिखी नहीं है, बस आपने उसे क्या किया है? एक अच्छे तरीके से अरेंज किया है।
तो बोला जाएगा कि आप उस बुक के संकलन करने वाले व्यक्ति हो। संकलन करने का मतलब आप संकलन करता हो, आप उसके कंसोलिडेटर हो, ठीक है ना। तो यहां दो साहित्यों का संकलन हुआ था। पहला कौन सा है बोलो, सुत्त पिटक, और दूसरा कौन सा है, विनय पिटक। अब ये है क्या, तो देखो सर, बौद्ध धर्म में एक शब्द यूज होता है जिसे हम बोलते हैं त्रिपटक। क्या बोलते हैं, त्रिपटक। ये कई बार डायरेक्ट शब्द भी आता है। त्रिपटक का संबंध किस धर्म से है, तो त्रिपटक में से त्रि का मतलब क्या है, तीन, और जो पिटक हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, ठीक है ना। इन तीन पिटक में पहला कौन सा है, सुत्त पिटक, दूसरा कौन सा है, विनय पिटक, और एक तीसरा भी पिटक है जिसे बोलते हैं, बोलो, अभिधम्म पिटक। ये तीसरा पिटक। लेकिन याद रखिएगा इन त्रिपटक में से तीनों त्रिपटक का संकलन पहली बौद्ध संगति में नहीं हुआ है। केवल कितने का हुआ है, दो का हुआ है, एक का बाद में जाके क्या किया गया है, संकलन किया गया है। क्लियर है। तो यहां से तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, त्रिपटक का संबंध किस धर्म से है, बोलो, बौद्ध धर्म से। त्रिपटक के अंतर्गत कितनी किताबों का संकलन होता है, तीन। अरे त्रिपटक में तीन का होगा ना भाई। तीनों के नाम बताओ, पिटक छोड़ दो, सुत्त, विनय, अभिधम्म, तीन त्रिपटक है जिनका कंसोलिडेशन फॉर्म क्या कहलाता है, त्रिपटक कहलाता है। अब इनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखो, जैसे जो ये सुत्त त्रिपटक पहला वाला, इसका जो संकलन है जिस व्यक्ति ने किया है उसका नाम है आनंद। क्या नाम है, आनंद। अब जरा दिमाग लगाओ, आनंद कौन, आनंद कौन, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक। आनंद ने किसका संकलन किया है, सुत्त त्रिपटक। अगर विनय पिटक की बात की जाए तो इसका संकलन किया है उपाली ने। किसने किया है, उपाली ने। कुछ याद आया, अब है उपाली, कुछ याद आ रहा है, सारिपुत्र, महामुग्धलायन, राजगृह में ये चार गौतम बुद्ध के शिष्य बने थे। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ठीक है ना। उसमें आनंद ने किसका संकलन किया, सुत्त पिटक। उपाली ने किसका किया है, विनय पिटक का किया है। जब इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे तो अलग से हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। मोखलीपुत्र गोसाल साहब ने इसका संकलन किया था आगे जाके। लेकिन इन दोनों के संकलनकर्ताओं के नाम कभी कभी आपसे पूछ ले जा सकते हैं, तो वही नाम लिख लो अलग से। सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनके जो कंसोलिडेटर रहे हैं, इनके जो संकलन करता रहे हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। सुत्त पिटक के कौन रहे हैं, आनंद। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी यहां बताते जाता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इनसे संबंधित। एक क्वेश्चन है, सुत्त पिटक की रचना किसने करी। अब ऑप्शन में वही, तो क्या बताएंगे, आनंद के द्वारा रचित। विनय त्रिपटक की रचना किसने करी है, किसके द्वारा बताना है, उपाली के द्वारा, ठीक है ना। और भी है आगे लिंक करने के लिए दिया गया, अभिधम्म त्रिपटक, वो हम आगे के बारे में बात कर लेंगे। तो ये बेसिक है जो इनके बारे में पूछ लिया जाता है। अब सीधी सी बात है, अगर ये साहित्य है, अगर ये किताबें हैं, तो हर किताब की अपनी कुछ ना कुछ विषय वस्तु होती है। अगर ये त्रिपटक बौद्ध धर्म से संबंधित है तो इनका संबंध किसी ना किसी से होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, जितने भी उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए, वे सारे के सारे उपदेश आपको कहां मिलेंगे, सुत्त पिटक में मिलेंगे, ठीक है ना। और आप ऐसे दिमाग लगाओ ना, किसकी रचना किसने करी है, आनंद ने। और ज्यादातर गौतम बुद्ध के साथ कौन रहा, आनंद रहा। इसलिए ज्यादातर उपदेश जो वो दे रहे थे वो सब किसके माइंडसेट में थे, आनंद के। तो अगर पूछा जाए कि सुत्त पिटक की विषय वस्तु क्या है, तो इसमें आपको मिलेंगे गौतम बुद्ध के उपदेश। तो अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के उपदेशों की चर्चा किस पिटक में की गई है, तो आप बताएंगे सुत्त पिटक में की गई है। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके चपरासी खलासी लेवल के पेपर में नहीं आएंगे।
चपरासी क्लासी लेवल में जा सारा क्या पूछेगा, कितनी बौद्ध संगतियां हैं, 4, जितना हिसाब किताब है। जहां थोड़े से स्केल ऊपर में जाओगे वहां दूर दूर तक वो क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे देखने के लिए। इसलिए याद रखिए टॉपिक सब वही होते हैं, वही बुद्धिज्म, वही जैनिज्म, वही गांधी जी, सब कुछ वही टॉपिक रहेंगे, लेकिन पेपर के हिसाब से उनके लेवल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो सुत्त त्रिपिटक, इसमें किसका संकलन किया गया है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का हुआ है। जो विनय पिटक, इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसमें बौद्ध संघ के, किसके, बौद्ध संघ के नियम कानून बताए गए। अब थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग में जोर डालेंगे, तो जब मैं लास्ट क्लास आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां करी थी, सारनाथ में करी थी। और मैं आपको बता दूं कि बौद्ध संघ में शामिल होने के बड़े नियम कानून होते थे। हर कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो जाता था। अभी मैं लिखवाऊंगा बौद्ध संघ के नियम कानून क्या थे, लेकिन बौद्ध संघ के नियम कानूनों की जो चर्चा है वो कहां की गई है, विनय पिटक में की गई। तो एक बात बताओ, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में जो उपदेश दिए, अगर उन उपदेशों को अगर आपको समझना है तो किधर क्लिक करना पड़ेगा, सुत्त में या विनय में, सुत्त में करना पड़ेगा। और अगर संघ के नियम कानून जानने हैं तो विनय पिटक में देखना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ गौतम बुद्ध के बारे में ज्यादा अच्छे से जानने की किताब कौन सी है, सुत्त या विनय? भाई उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने कौन कौन से उपदेश दिए, उसको समझने का ही बहुत अच्छा तरीका है। अब आप मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए होंगे, क्या सारे उपदेश उनके एक ही तरह के रहे होंगे क्या, या अलग अलग तरह के रहे होंगे, अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग तरह के रहे होंगे? तो ये जो सुत्त पिटक है इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बटा हुआ है ये, 5 भागों। और जो सुत्त पिटक के 5 अलग अलग भाग हैं उनको कहा जाता है निकाय। क्या कहा जाता है, निकाय कहा जाता है। उसमें 5 अलग अलग निकाय हैं। अभी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, आप उसमें आराम से देखिएगा। उसमें 5 निकाय का मतलब ये समझ लीजिए कि मेन बुक ये है और उसके 5 अलग अलग क्या रख दिए गए हैं, चैप्टर्स रखे गए। क्लियर है सभी को? अब वो जो 5 निकाय हैं उन सारे निकायों का भी सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग। तो आप ऐसे समझ के चलिए कि अगर एक चीज की बाल की खाल निकाली जाए तो इतना लंबा डिस्क्रिप्शन उसका हो सकता है, लेकिन हम वनडे एग्जाम के हिसाब से चीजों को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। तो एक बार मेरे साथ टैली करेंगे सभी, बताइए त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक के अंतर्गत कितनी पुस्तकें आती हैं, कौन कौन सी? सुत्त, विनय, अभिधम। इन तीनों में से किस त्रिपिटक का संबंध या किस पिटक का संबंध गौतम बुद्ध के उपदेशों से है? बौद्ध संघ के नियम कानून विनय से है। तो सर ये तीसरे वाले में क्या है? ये जो तीसरा वाला पिटक है इसका संबंध है दर्शन से। किससे है? दर्शन। दर्शन का मतलब फिलॉसफी। आत्मा क्या है? फिलॉसफी का मतलब तर्क, लॉजिक किसी भी चीज के पीछे। तो 3 पिटक में जो लॉजिकल है, जो फिलॉसफी वाला है, वो कौन सा है? अभिधम्म त्रिपिटक। इतना लिखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। और कहां से शुरू करेंगे? त्रिपिटक से। त्रिपिटक को पहले 3 भागों में बांटेंगे, फिर आगे चलते हैं। तब तक कुछ चीजें मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूं। देखो जरा कुछ आया क्या, चेक करो। पहले तीनों त्रिपिटक के नाम लिख लेना, ठीक है ना? सुत्त त्रिपिटक, विनय त्रिपिटक और कौन सा? अभिधम्म त्रिपिटक। जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया पहले उसे चेक करिए। उसमें 5 निकाय की चर्चा कहीं ना कहीं। देवी जी आप व्हाट्सएप ग्रुप तो बगल वाले से देखो ना मैडम उधर। और भी जिसकी आज पहली क्लास हो ना तो मुझे मत देखना, ठीक है ना? अगल बगल वाले जो आपके मित्र वगैरह बैठे हुए हैं उनमें देखो चीजों को। चलिए 5 निकाय लिखे हुए हैं।
नाम पढ़ने की कोशिश करिए, क्या क्या लिखा है बोलो। पहला लिखा है दीर्घ निकाय, लिखते चलो। बताइए हम किसके पार्ट्स लिख रहे हैं, किसके निकाय लिख रहे हैं, सुत्त त्रिपिटक के, ठीक है ना। पहला कौन सा है, दीर्घ निकाय। दूसरा बोलो, दूसरा क्या लिखा है, मंजिम निकाय। क्या लिखा हुआ है, मंजिम निकाय। दूसरा कौन सा है, मंजिम निकाय। तीसरा देखो क्या लिखा है, संयुक्ता, लेकिन उसे पढ़ना है संयुक्त, वैसे उसमें लिखा होगा संयुक्त, ठीक है ना। चौथा देखो क्या लिखा है, अगुंतर निकाय। चौथे नंबर में क्या लिखा है, अगुंतर निकाय। और आखिरी में लिखा होगा खुद्दक निकाय। आखिरी में कौन सा, खुद्दक निकाय। ठीक, लिख लिया सभी। पांचों निकाय के नाम बता सकते हो बिना देखे, बोलो। पहले का नाम दीर्घ, दूसरे का नाम मंजिम, तीसरे का नाम संयुक्त या संयुक्त, संयुक्त संयुक्त बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा बोलो अगुंतर निकाय। चौथा कौन सा, अगुंतर निकाय। और पांचवा कौन सा, खुद्दक निकाय। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, एकदम टॉप क्लास में पूछेगा तो यही पूछेगा सर, वहां वो हवा निकालने की पूरी कोशिश करता है। फिर जो एग्जामिनर्स जो बैठे होते हैं बच्चे, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर विच निकाय डज नॉट रिलेटेड टू सुत्त त्रिपिटक। अब पता चला उस पूरे क्वेश्चन में केवल एक चीज समझ में आ रही है कि बौद्ध धर्म जैसा कुछ पूछा जा रहा है हमसे। गौतम बुद्ध का जन्म तो पूछ ही नहीं रहा है जो पढ़ के गए हैं अपन, है ना। अब उसमें अगर उसने निकाय से क्वेश्चन किए हैं कि भाई इनमें से कौन सा निकाय संबंधित नहीं है, पहला दिया दीर्घ निकाय, दूसरा दिया लघु निकाय, तीसरा दिया मंजिम निकाय और चौथा दिया अगुंतर निकाय, तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो 5 निकाय हमने पढ़े हैं उनमें से कहीं लघु वगैरह हमने नहीं पढ़ा है, मतलब वो निकाय से संबंधित कहीं ना कहीं नहीं है। क्लियर है भाइयों, चले आगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो बताओ। सुत्त पिटक कितने भागों में बांटा गया है, 5। अब ये जो 5 है इनके आप नाम याद रखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। एक टर्म और लिखो, जातक स्टोरीज, जातक कथाएं। जातक स्टोरीज रिलेटेड टू विच निकाय, जातक कथाएं। ये क्वेश्चन याद कर लेना आप लोग। जातक कथाओं का संबंध किस निकाय से। पहले तो ये जातक कथाएं हैं क्या, पहले तो समझो। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया, ठीक है ना, कि गौतम बुद्ध इस जन्म में ये, इस जन्म में ये, इस जन्म में, पुनर्जन्म की गाथाएं हैं उसके, ठीक है। जातक कथाएं अगर आपको पढ़नी है, जातक स्टोरीज अगर आपको पढ़नी है, तो वो खुद्दक निकाय से रिलेटेड है। कौन से वाले से, 5वें नंबर वाले से, ठीक है ना। तो इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तब तो सीधा सीधा जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से, तब तो सीधा चिपकाओ बौद्ध धर्म से संबंधित। जातक कथाओं का संबंध किस व्यक्ति के पुनर्जीवन से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं, गौतम बुद्ध से। लेकिन अगर पिछले जन्म के पाप नहीं कटे हुए और अभी भी चल रहे हैं इस जन्म में वो, तो क्वेश्चन क्या पूछता है, जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से है। इतना क्वेश्चन में मिलेगा जो कि संबंधित है। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, टाटा बाय बाय, इतने में हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इन सारी चीजों को आप पढ़ के चलिए। देखो पेपर वाला क्या क्वेश्चन बनाएगा ये हम आप डिसाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आप इतना जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस स्तर की पढ़ाई करके पेपर में जाना है, और वही डिसाइड करेगा कि आप किस स्तर में जाके पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। और आज किस एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा सर, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हर लेवल के विद्यार्थी आज हर पेपर को देते हैं। इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति चपरासी का पेपर दे रहे हैं, तो आप ऐसे समझ के रखिए कि हर लेवल के व्यक्ति अगर हर एग्जाम को दे रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी एग्जाम का लेवल अगर उसने लो किया, तो जिस स्तर के लोगों को वहां पहुंचना चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है भाइयों, एक चीज और नोट करके लिख लो, लिखो।
सुत्त पिटक को, सुत्त पिटक मतलब हम चैप्टर्स में अब नहीं जा रहे, अब सीधे हम इसकी बात कर रहे हैं ना। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। इट इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? विश्वकोश। विश्वकोश मतलब इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मतलब ज्यादातर चीजें अगर आपको समझनी है, जाननी है, तो आपको किससे रिलेट करना पड़ेगा? सुत्त पिटक से। इसी को हम क्या बोलते हैं? बुद्धिज्म का इंसाइक्लोपीडिया। ये कंटेंट लाइनें हैं, कभी कभार आपसे पूछ ली जाती। चले आगे, यहां तक ठीक संभाल पा रहे हो भाइयों? ठीक। तो बताइए, इन दोनों का संकलन कौन सी बुद्धिस्ट समिट में हुआ था? पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में? किस में हुआ था? पहले में हुआ था। और पहले में जाके सारी चीजों का कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं किया गया। अब आ जाते हैं दूसरे में, विनय पिटक में। विनय पिटक की विषय वस्तु क्या है बोलो? बौद्ध संघ के नियम कानूनों की चर्चा की गई। तो हेडिंग करो बौद्ध संघ। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, बौद्ध संघ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, बौद्ध संघ के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जिस बुद्धिस्ट संघ या बौद्ध संघ की स्थापना करी थी वो था पुरुष बौद्ध संघ। याद आ रहा है? और बाद में जाके उन्होंने क्या बनाया था? महिला बौद्ध संघ बनाया था। शुरुआत में गौतम बुद्ध महिलाओं को एंट्री देने के मूड में थे ही नहीं। वो तो भला हो किसका? आनंद का, कि उन्होंने एडवाइस जारी करी, एडवाइस दी, और बाद में गौतम बुद्ध ने महिला बौद्ध संघ की भी स्थापना करी और जाते जाते स्टेटमेंट भी दे गए थे। कुछ याद आ रहा है? क्या स्टेटमेंट दिया था कि अगर महिला बौद्ध संघ नहीं बनाया जाता तो क्या होता? ये जो बौद्ध संघ वाला सिस्टम है ये क्या रहता? हमेशा चलता रहता। लेकिन अब महिला बौद्ध संघ बन जाने के बाद मात्र कितने सालों तक चलेगा? 500 साल। तो आप समझ सकते हैं कितना पॉजिटिव मानते थे इस चीज को, है ना। मतलब आप ऐसे समझिए ना कि एक पार्टी चल रही है और उस पार्टी में आपने मूड बनाया है कि ओवरनाइट पार्टी चलेगी, सवेरे जब तक नहीं हो जाएगा पार्टी चलती रहेगी। फिर आपका कोई एक दोस्त आ गया जिसको आपने नहीं बुलाया है। फिर आपने क्या कहा उसको देख के? अभी तक ये पार्टी सवेरे तक चलने वाली थी, लेकिन अब आधा घंटा से ज्यादा नहीं चल पाएगी, सब खा जाएगा के आए। तो आप समझ सकते हैं ना कि उस व्यक्ति को कितना पॉजिटिव नेचर में आप लेके चल रहे हैं। समझ पा रहे हैं भाइयों? तो बताइए, बौद्ध संघ में पुरुष बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ। जगह का नाम लिख लीजिए। और जो महिला बौद्ध संघ की स्थापना ये कहाँ की गई थी? वैशाली में। सी और डी ग्रेड के एग्जाम में तो इतना ही काफी होता है कि पुरुष बौद्ध संघ और महिला बौद्ध संघ की स्थापना किन स्थानों में हुई थी? तो ये पुरुष वाला जो था वो सारनाथ में था और महिला बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक। अब इनसे पूछे जाने वाले जो 4-5 बड़े बेसिक क्वेश्चन है वो क्या है? जैसे बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो मिनिमम एज बौद्ध संघ में शामिल होने कितने वर्ष थी? 15 वर्ष। बुद्धिज्म में या बौद्ध संघ में शामिल होने की जो न्यूनतम एज मानी जाती थी वो कितने वर्ष की मानी जाती थी? 15 वर्ष की। और मतलब कहने का यह है कि अगर कोई व्यक्ति, अब व्यक्ति क्या होगा 15 वर्ष में? तो बालक ही होगा। अगर 15 वर्ष का वो हो चुका है तो वो सेल्फ डिसीजन लेके खुद की मर्जी से कहां शामिल हो सकता है? बौद्ध संघ में। लेकिन अगर उससे एज कम है, 15 साल से अगर वो कम का है, तो फिर उसके जो पिता हैं या उसके जो संरक्षक हैं, अगर उनकी परमिशन है तब जाके उसे कहां शामिल किया जाएगा? बौद्ध संघ के अंतर्गत। और नियम कानून भी थे कि अगर किसी व्यक्ति को बौद्ध संघ में शामिल होना है, चोर नहीं होना चाहिए। तो लिखो किस उसके पॉइंट्स भी थे। बौद्ध संघ में शामिल होने के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बताए गए हैं। पहले नंबर में क्या? चोर नहीं होना चाहिए। पता चला चोरी वोरी करके भाग के आ गया, शामिल हो गया, और कल को पुलिस वाले आए तो उसको तो ले गए साथ में, इसमें ताला डाल गए। चोर नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर में लिखो, हत्यारा नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर में लिखो, रोगी नहीं होना चाहिए।
रोगी नहीं होना चाहिए, नहीं पता चला गौतम बुद्ध दवाई ही करा रहे हैं। कई बार ऐसे भी लोग जुगाड़ बना लेते हैं, है ना। आगे लिखो, अपंग नहीं होना चाहिए, अपाहिज, दिव्यांग, जो भी आप लिख सकते हैं। सैनिक नहीं होना चाहिए, दास नहीं होना चाहिए, दास मतलब स्लेव। वृद्ध नहीं होना चाहिए, बूढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए, नहीं उसी की सेवा में लगे हैं दिन भर। और आखिरी में ऋणी नहीं होना चाहिए। ऋणी मतलब किसी का पैसा वैसा उधार न लिया, नहीं पता चला यहाँ के गौतम बुद्ध के सर पे लिख दिया आपने, यही चुकाएंगे पैसा, है ना। तो ये सब पॉइंट्स हैं कि भाई ये चीजें अगर आपके साथ नहीं, तो एक चरित्र प्रमाण पत्र भी लिया जाता था। ऐसे मान लीजिए कि अगर आपको बौद्ध संघ में शामिल किया जा रहा है तो सब ये पूछा जाएगा आसपास के लोगों से, किसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, चोर तो नहीं है, हत्यारा तो नहीं है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और जब यहां से आपको एकदम क्लीन सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके कहां शामिल किया जाएगा, बौद्ध संघ में शामिल किया जाएगा। तो बताइए बौद्ध संघ में कैसे व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है? जो सोसाइटी के छठे बदमाश हैं, वो एकदम साफ सुथरे लोग, ऐसे लोग कहां शामिल हो रहे हैं, बौद्ध संघ में। और अगर ऐसे लोग बौद्ध संघ में शामिल होंगे तो संघ सीधी सी बात है आगे बढ़ेगा। और वैसे भी कोई ये रिहैबिलिटेशन सेंटर तो था नहीं कि ये नशा मुक्ति केंद्र तो चला नहीं रहे थे कि भाई अगर किसी को कुछ छूट नहीं रहा तो यहां आ जाइए, हम छुटवाने की कोशिश करेंगे, है ना। आजकल हालांकि फायदा उन्हीं चीजों में। ये सारे पॉइंट्स है। अब बौद्ध संघ के अंतर्गत कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग, उन शब्दों को लिखो, फिर मैं आगे समझाता हूं। लिखो, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स आर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट संघ। बौद्ध संघ से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनका प्रयोग कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जैसे पहला लिखो, फर्स्ट, प्रवज्जा। पहला शब्द कौन सा है? प्रवज्जा। प्रवज्जा को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रवज्जा, है ना। पहला शब्द कौन सा है? प्रवज्जा। स्टार लगाओ, ये सब पूछेगा क्वेश्चन है। दूसरा शब्द लिखो, उपसंपदा। दूसरे नंबर में क्या लिखना है? उपसंपदा। तीसरे नंबर में लिखो, श्रवण। माओड़ा, श्रवण। जैसे आपने कहा श्रवण कुमार वाले श्रवण, तो यहां श्रवण नहीं लिखना है, क्या लिखना है? श्रमण। क्या लिखना है? श्रमण। आगे लिखो, भिक्षु। अगला क्या लिखना है? भिक्षु। भिक्षु तो सुना होगा, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका, श्रावक श्राविका, साधु साध्विनी, वैसे ही शब्द है। कौन सा शब्द लिखा अपन ने? भिक्षु। ये 3-4 शब्दों पे ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा लोड लेना भी नहीं। इधर देखो बोर्ड साइड, इसमें पहला शब्द कौन सा लिखा है? प्रवज्जा। तो जब भी हम प्रवज्जा की बात करते हैं कि भाई बौद्ध संघ के अंतर्गत प्रवज्जा शब्द का क्या मतलब है, तो ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए अपना गृह त्याग कर देता है, क्या छोड़ देता है? घर छोड़ देता है, तो उस गृह त्याग के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? प्रवज्जा। और ये पीसीएस एग्जाम में भी ठीक ठाक बार पूछा गया आपसे, ठीक है ना। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए व्यक्तियों के द्वारा गृह त्याग करने की संकल्पना के लिए व्यवस्थित वर्ड कौन सा दिया गया, तो याद रखिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? प्रवज्जा। और बड़ा मुश्किल काम होता था जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए घर छोड़ता था ना, तो बौद्ध संघ में शामिल होने से पहले और टकला करवाया जाता था उसको पूरा एकदम खतरनाक तरीके से। कोई हीरोगिरी नहीं चलेगी, बाल वाल एकदम खत्म, है ना, एकदम खतरनाक चांडाल जैसा दिखने लग जाता था। फिर वो गिरवे रंग का क्या देते थे उसको? कपड़ा पहनाते थे। तब जाके कहां एंट्री की जाती थी? बौद्ध संघ में। तो सबसे पहले क्या होगा? प्रवज्जा। प्रवज्जा के बाद जैसे ही वो बौद्ध संघ में क्या लेगा? एडमिशन। पहले घर छोड़ा, बाद में संघ में क्या होगा? एडमिशन होगा। तो जब संघ में वो एडमिशन लेगा उसको बोला जाएगा उपसंपदा। क्या बोला जाएगा? उपसंपदा। नोट करते जाओ। संघ में शामिल होने के लिए घर छोड़ देना, गृह त्याग कर देना, क्या कहलाता था? प्रवज्जा। दूसरे नंबर में क्या लिखा? उपसंपदा। उपसंपदा का मतलब बौद्ध संघ में प्रवेश, एडमिशन, बौद्ध संघ में प्रवेश। अब जैसे देखो, सबसे पहले आप इस कोचिंग में प्रवेश लेने के लिए गृह तो नहीं त्याग किया है, लेकिन
गांव स्तर से हो तो घर ही छोड़ना है, हाँ या ना? तो आपने सबसे पहले क्या करी? प्रवज्जा। अब प्रवज्जा में बहुत मज्जा नहीं है। उसके बाद यहां आए तो क्या हुआ? उपसंपदा, जो संपदा थी वो दी गई, तब तो उपसंपदा हुई यहां। और जैसे ही आपने यहां एडमिशन ले लिए तो बोला गया कि आप इस फलानी कोचिंग के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। तो जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल हो जाता था, प्रवेश दे दिया जाता था, तो संघ के जो स्टूडेंट्स होते थे उनको क्या कहा जाता था? श्रमण। क्या कहा जाता था उन्हें? श्रमण कहते थे। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि संघ में गए और अगर आपको 20 टकले दिखाई दे गए, गिरवे रंग का कपड़ा, 20 श्रमण घूम रहे हैं उधर, एक श्रमण ने दूसरे श्रमण को कचर दिया, अंदर हो जाती थी लड़ाइयां वगैरह, है ना? तो ये श्रमण वाली कहानी आपको याद रखनी है। अब बताइए कितने साल में एडमिशन दिया गया है? 15 साल। 15 से लेके 5+, मतलब 5 साल अब उनकी क्या होगी? स्टडी होगी, पढ़ाई लिखाई होगी। और 5 साल अगर उनकी स्टडी हुई, बहुत सारे भग जाते थे 5 साल में, बड़ी कठिन पढ़ाई होती थी। 5 साल उनकी क्या हुई? पढ़ाई लिखाई। और जैसे ही भाई साहब कितने साल के हुए? 20 साल के हुए। जैसे ही वो 20 ईयर्स के हुए, 20 साल के हुए, उनका होता था पेपर, ठीक है ना? जैसे अपने यहां पेपर होता। 5 साल की पढ़ाई के बाद क्या हुआ? पेपर हुआ। पेपर में बहुत सारे फेल हो गए, जो फेल हो गए बैक टू पवेलियन, और जो पास हो गए, तो पास हो जाने के बाद उनको एक टाइटल मिल जाता था भिक्षु, कि अभी भिक्षु। और भिक्षुओं की भी 3 कैटेगरी थी, 20 से 30 साल वाले जूनियर भिक्षु, 30 से 40 वाले वो मिडिल वाले भिक्षु, और 40 से ऊपर वाले सीनियर भिक्षु। तो उसी संघ में जो सीनियर भिक्षु होते थे वो जूनियर भिक्षुओं को क्या करते थे? पढ़ाते थे। और जो 3 कैटेगरी के जो भिक्षु होते थे वो 5 साल में जो लोग पढ़ाई लिखाई करते थे ना, बीच बीच में क्लासेस लेने जाते थे। तो बड़ा एक सिस्टमैटिक सिस्टम रखा गया था। क्लियर है सभी को? तो चारों शब्द बता सकते हैं क्या आप लोग? बताइए। पहला कौन सा लिखा? प्रवज्जा। बिना देखे बताया करो, लिखने वाला काम तो लिखने का हो गया। पहला वाला क्या लिखा? प्रवज्जा। प्रवज्जा का मतलब बोलो? संघ में शामिल होने के लिए क्या छोड़ देना? घर छोड़ देना। अब जैसे ही घर छोड़ने की बात आती है तो बौद्ध धर्म में घर छोड़ने की घटनाएं को 2 तरह से बोला जाता है। एक के लिए अगर आपको याद हो तो हमने कहा था महाभि निष्क्रमण, कुछ याद आ रहा है? अब ये महाभि निष्क्रमण की जो घटना है ये भी गृह त्याग की ही घटना, अगर आपको अच्छे से याद हो। लेकिन ये गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ा था। ग्रेट गोइंग फॉर इनलाइटमेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखाया भी होगा। और गौतम बुद्ध के जीवन में जो ये ग्रह छोड़ने की घटना हुई, घर छोड़ने, कितने साल में हुई थी? 29 साल में। लेकिन बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए जो ग्रह त्याग करने वाली बात है उसके लिए महाभि निष्क्रमण नहीं, उसके लिए क्या बोला जाता है? प्रवज्जा शब्द का क्या करते हैं? यूज। बताइए, एडमिशन लिया तो क्या बोलोगे? उपसंपदा बोलोगे। बाद में जब वहां रहकर पढ़ाई कर रहे हो 5 सालों तक तो आपको क्या बोला जाएगा? श्रमण कहा जाएगा। 5 साल की पढ़ाई के बाद क्या होगा? पेपर होगा। अरे ऐसे भिक्षु नहीं मिल जाएगा, पहले क्या होगा? पेपर होगा। पेपर में आपको पास होना पड़ेगा, तब जाके आपको किसका टाइटल मिलेगा? भिक्षु का टाइटल मिलेगा। क्लियर हो रहा है? चले आएंगे। तो बड़ा टिपिकल था, पहले प्री था, फिर मेंस था, फिर इंटरव्यू था, तब जाके किसका टाइटल मिल रहा है? भिक्षु का टाइटल। तो ये जो इतने भी नियम कानून आपने अभी सुने या पढ़े, ध्यान रखिएगा, इन सभी का उल्लेख किस पिटक में किया गया है? विनय पिटक में। किसमें मिलता है? विनय पिटक में। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? उपाली। लिखा अपन ने शुरू में कि विनय पिटक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? उपाली। एक नोट और लगाइए, लास्ट पॉइंट लिखिए। बौद्ध संघ के मुखिया को, बौद्ध संघ के मुखिया को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। क्या बोलते थे? आसन प्रज्ञापक, या कई बार इसके लिए वर्ड होता है आसन प्रज्ञायक, लेकिन आप प्रज्ञापक ही याद रखिएगा, ज्यादा चलता है। टर्म थोड़े से टिपिकल है, ध्यान रखिएगा। आसन बोलो सभी। तो बड़े आसन में कौन बैठता है? बड़ी वाली कुर्सी में कौन बैठता है? मुखिया, है ना? तो आप ऐसा याद कर लीजिएगा, आसन शब्द अगर आ गया
तो प्रज्ञापक आ ही जाएगा, चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो बौद्ध संघ का जो चेयरमैन होता था उसे क्या बोलते थे? आसन प्रज्ञापक। और ध्यान रखिएगा सर, आसन प्रज्ञापक जो होता था, वो जो सीनियर वाले भिक्षु होते थे ना, खतरनाक वाले बुढ़े वाले, उनमें जो सबसे सुपर सीनियर होता था उसी को क्या बना देते थे? आसन प्रज्ञापक। तो उसने संघ को बहुत निम्न तरीके से देखा था, ज्वाइनिंग से लेकर, पेपर से लेकर, जूनियर, फिर प्री सीनियर, सीनियर तक की कहानी उसने देखी थी। बिल्कुल उसी सिस्टम में चलता था। क्लियर है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा, इंडियन कॉफी हाउस। इडली डोसा नॉर्थ में खिलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। इंडियन कॉफी हाउस का एक सिस्टम है, ये मैंने कहीं से सुना था, कि इंडियन कॉफी हाउस के अंदर आप जाएंगे तो ज्यादातर आपको साउथ के ही मिलेंगे, ठीक है ना। वहां कोई भी कर्मचारी है, वहां का मैनेजर, जो कोई भी है, सीनियर मैनेजर, कोई भी, वो जब शामिल होगा ना उस इंडियन कॉफी हाउस में, तो सबसे पहले उसकी ड्यूटी कप प्लेट धोने में लगेगी। सबसे पहले उसने क्या धुला है? कप प्लेट। उसके बाद वो क्या बना है? वेटर। वेटर के बाद एक और। तो जो वहां बैठे हुए सुप्रीम मैनेजर भी है ना, वो भी सबसे पहले क्या रहे हैं? कप प्लेट धोने वाले रहे। वहां का सिस्टम यही है। इसलिए वहां का हर व्यक्ति जो आपको मिलेगा बड़ा डाउन टू अर्थ देखने को मिलेगा, और सब उसी सिस्टम से निकल के आए। उसमें ऐसी भर्ती नहीं होगी कि डायरेक्ट किस पद में भर्ती हो गई, मैनेजर की पोस्ट ना, होता ही सिस्टम में नहीं है। बुद्धिज्म कॉफी हाउस, ठीक है ना, कहानी बिल्कुल आके ऐसी। और बड़ा अच्छा सिस्टम है सर। जिसने बहुत निम्न स्तर से चीजों को देखा होता है उसके लिए बहुत ज्यादा प्राउड घमंड वाली बात ही नहीं, वो चीजों को बड़े आसानी से चलाता रहता है। ठीक है भाइयों, तो बौद्ध संघ के बारे में चीजों को बताया जा सकता है, हाँ या ना? नोट लगाओ, लिखो एक, लिखिए, बौद्ध संघ की व्यवस्था, द सिस्टम ऑफ बौद्ध संघ। बौद्ध संघ की व्यवस्था ब्रैकेट में कार्य प्रणाली, गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक सिस्टम। क्या कहा जाता है? रिपब्लिक सिस्टम। किस पर आधारित थी? गणतंत्रात्मक सिस्टम पर। गणतंत्रात्मक सिस्टम पर आधारित होने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, बहुत बेसिक सा है। संघ पर अगर कोई नया नियम बनेगा, ध्यान दीजिए, अगर बौद्ध संघ के लिए कोई नया नियम बनेगा तो वो पूछ कर बनेगा। किससे? बौद्ध संघ के लोगों से। फिर उस पे बौद्ध संघ के लोग क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। सलाका करके वोटिंग होती थी, लाल सलाका, हरी सलाका, और अलग अलग डिब्बे होते थे। सलाका डालनी पड़ती थी वोटिंग के हिसाब से, फिर काउंटिंग होती थी उसकी, और काउंटिंग में अगर यस में ज्यादा वोट पड़े तो वो नियम कानून फिर संघ में क्या होगा? लागू होगा। इसलिए बोला जाता है कि बौद्ध संघ जो बना वो ऐसा नहीं था डिक्टेटरशिप पे चल रहा था। गौतम बुद्ध ने जो स्टेटमेंट दे दिया वही बौद्ध संघ में माना जाएगा। तो कैसी व्यवस्था थी बताइए? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मतलब सभी से पूछ पाछ कर ही बौद्ध संघ में क्या किए जाते थे? कार्य किए जाते थे। चले देवियों सज्जनों, आगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बता पाएंगे सभी? तो एक बार टैली करते हैं जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। पहला पॉइंट, कितनी बौद्ध संगतियां हुई? 4। पहले वाले में कितनी चीजों का संकलन किया गया? 2 का। कौन कौन सा? सुत्त त्रिपिटक और विनय त्रिपिटक। सुत्त त्रिपिटक कितने निकाय में बटा है? 5 निकाय में बटा है। उसमें जातक कथाओं का संबंध किससे है? खुद्दम निकाय से। देखो, जितना ज्यादा दिमाग को बैलेंस रखोगे चीजें चलती जाएंगी। खुद्दम निकाय का संबंध किससे है? जातक कथाओं से। कौन से पिटक को हम बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं? सुत्त त्रिपिटक को कहते हैं। इसके रचनाकार किसको माना जाता है? आनंद को माना जाता है। इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के उपदेशों से। विनय पिटक की जो विषय वस्तु है वो क्या है? बौद्ध संघ के नियम कानून, संघ के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन यहाँ किया। और आखिरी में कौन सा आता है? अभिधम्म त्रिपिटक, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? दर्शन के बारे में। डन, खत्म। ये पहली बौद्ध संगति का हिसाब किताब रहा। अब सीधे आ जाओ चौथी बौद्ध संगति में। कहां जाते हैं हम? 4th में।
अब ऐसा नहीं कि दूसरे में तीसरे में कुछ नहीं हुआ, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, पहले मेन मुद्दों की बात कर लेते हैं। तो बताइए बोला, चौथी बौद्ध संगति कहां हुई थी बोलो? कुंडल वन में हुई थी या कुंडग्राम में हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति के चेयरमैन कौन? वसुमित्र। राजा कौन थे उस समय? कनिष्क। किस वंश के राजा थे? कुषाण वंश के। और ये कब हुई थी? 98 AD में। नोट लगाइए, लिखिए। चतुर्थ बौद्ध संगति में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म, चतुर्थ बौद्ध संगति में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म का क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब देखो विभाजन क्यों हुआ होगा, सोच के देखिए। विभाजन का कारण क्या है? कुछ लोगों के नियम कानून अलग, कुछ के नियम कानून अलग। घर में विभाजन क्यों होता है? इसी कारण से होता है। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। बौद्ध धर्म यहां कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। नाम लिखो दोनों में। पहला जो था उसका नाम था हीनयान। क्या नाम था इसका? हीनयान। और दूसरा था, उसका नाम था महायान। हीनयान और कौन सा? महायान। ये बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ है, ये कौन संगति में हुआ? चौथी बौद्ध संगति में। अब इसके पहले कि हम इसकी डिटेल के बारे में बात करें, पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए तो क्या लिखने में आसानी रहेगी। सबसे पहले तो यहां जो शब्द लिखे हुए हैं यान, जैसे वायुयान भी सुना होगा आप लोगों ने, है ना? जलयान, वायुयान, घोड़ायान, गधायान, है ना? वैसे यहां एक लिखा हुआ है हीनयान और इधर क्या लिखा हुआ है? महायान। तो सबसे पहले तो इन नामों को सुन के जनरली सबसे पहले ये चीज समझ में आती है कि शायद ये कोई एक बड़ा वाला ग्रुप रहा होगा। तो इसका नाम क्या पड़ा? महायान, है ना? ये शायद छोटा वाला, तो इसका नाम क्या है? हीनयान। और ये हीन वर्ड जब सुनते हैं तो हीनता हो सकता है, कम सोचने वाले, बुद्धि लगाने वाले लोगों का ग्रुप रहा हो। तो सबसे पहले हमें ऐसा नहीं समझना है। अब अपने को दिमाग का विस्तार देखो कैसा करना है, सुनो। आप मुझे बताइए, जैसे भोपाल में कोई एक बड़े फेमस गायक आ जाए, कोई सा भी नाम बताइए, छपरी वाले नहीं, वो अच्छे वाले नहीं, छपरी गायक जो है, वो जो विजेता थे बिग बॉस के, क्या नाम था उनका? MC स्टैन। MG क्या नाम था? MC स्टैन, ठीक है ना? मतलब छपरियों के ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे मान लीजिए। अब MC स्टैन कहां आ जाए? भोपाल। भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में ट्रक में, ट्रैक्टर में भरा के लोग कहां पहुंच रहे हैं? भोपाल पहुंच रहे हैं। और इसके कॉन्सर्ट को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है। जम्बूरी मैदान बुक किया गया है, लोग उसमें भी नहीं समा रहे हैं। आधे लाल, आधा पीला, आधा काला, एक ऊपर चढ़ा है, एक नीचे चढ़ा है। मतलब आसपास के जितने छपरी हैं सब वहां हैं। ठीक, तो बताइए MC स्टैन का कॉन्सर्ट देखने के लिए ज्यादा संख्या में लोग आए या कम संख्या में? महासंख्या में। लेकिन सारे क्या हैं? छपरी। वो MC स्टैन क्या बोल रहा है उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, उस चीज समझ में नहीं आ रही उनको, वो चीज क्या हो रहा है, हु बस ये करना चाहिए, ठीक है ना? तो हम बोलेंगे कि भाई ये महायान शाखा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम सब समझते हैं कि जो महायान वाले हैं, ज्यादा जो लोग हैं, इनको नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, ये केवल एंजॉयमेंट के तरीके से पहुंचे, संख्या में बहुत ज्यादा। अब मान लीजिए भोपाल में आ जाए सदगुरु, कौन आ जाए? वो ईसा फाउंडेशन वाले, जो हिंदी में तो बात ही नहीं करते हैं, या तो इंग्लिश में बात करते हैं या तो साउथ की लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। और बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, दार्शनिक हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं। बोरिंग लगते हैं लोग, क्यों? पल्ले नहीं पड़ता लोगों से। भोपाल में सदगुरु पर कितने लोग सुनने आए? 10 लोग। अब आप मुझे बताओ, ज्यादा बुद्धिमान कौन है? MC स्टैन या सदगुरु? लेकिन ज्यादा सुनने लोग किसको आए? क्या सच में सुनने आए? नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही बौद्ध धर्म की यह शाखा है, जिसका नाम क्या है? महायान। तो इसमें महा शब्द सुन के ये बिल्कुल बुद्धि मत लगाना कि ये महान लोगों की ब्रांच है, छपरियों की ब्रांच। मतलब
एग्जैक्टली छपरी नहीं बोला जा सकता, लेकिन ज्यादा नियम कानून से मतलब नहीं। और हीन यान का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि बहुत हीन है, छोटा है, बुद्धि उद्धि होगी, नहीं। यहाँ नियम कानून एकदम खतरनाक देखने को मिलेंगे आपको। समझ में आ रहा है? गाड़ी छोटी है लेकिन बड़े क्लासी लोग बैठे हैं। ये ट्रक है, भूसा जैसे भरा गया अंदर लोगों को, ठीक ना। महायान जरूर है लेकिन यहाँ क्वालिटी वाले लोग आपको थोड़े देखने को क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। क्लियर है सभी को? कुछ चीजें और उसके बारे में डिस्कस। तो कोई हीनयान जो है ये बौद्ध धर्म के ओरिजिनल नियम कानून मानता है जो गौतम बुद्ध ने बताया अपने सब। क्या गौतम बुद्ध ने कभी अपने आप को भगवान कहा कि मैं भगवान हूं? नहीं। तो इस ग्रुप के लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानते ही नहीं, वो उनको महापुरुष मानते हैं। कि वो क्या थे? एक महापुरुष थे, भगवान थे। महापुरुष थे ही नहीं, क्या थे वो? भगवान थे। भारत में वैसे भी भगवान बनाने का ट्रेंड बहुत खतरनाक होता है। महापुरुष थे इसलिए गौतम बुद्ध के ये उपदेश मानते हैं। भाई महापुरुषों के क्या माने जाते हैं? उपदेश। कि उनकी बत्ती लगाई जाती है? नहीं करते ना, उपदेश मानते हैं। यहां कोई उपदेश नहीं। यहां इनकी क्या है? मंदिर है। भाई भगवान थे तो क्या होंगे? भगवान कहां मिलेंगे? मंदिर में। जय गौतम बुद्धा। ठीक है ना। क्या कह के मर गए गौतम बुद्ध? आई डोंट केयर। सवेरे शाम क्या लगाना है? बत्ती लगाना है। देखो कहा जाता है ना, भगवान को मानने में और भगवान को जानने में बहुत अंतर होता है। मानना और जानना दो अलग अलग चीजें। अब हम बोलते हैं हम बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त, अब आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे, कुछ होंगे, इक्का दुक्का तो होंगे कि आजकल उनका जो फॉलोवर्स उनकी संख्या कम तो नहीं हो रही क्या? ठीक है ना। तो आप में से होंगे कुछ लोग बजरंगबली के भक्त, मंगलवार को व्रत रहने वाले, ऐसे कुछ टाइप के लोग, कुछ भोले भक्त होंगे। अलग अलग भगवान के भक्तों कैटेगरी में हम आते हैं। अब पता चला एक व्यक्ति बजरंगबली का भक्त है, मंगलवार को व्रत रखता है, मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करता है, सवेरे बत्ती, शाम बत्ती, लड्डू भी लेके जाता है शाम को। लेकिन अगर कोई पूछे उससे कि तुम्हारे ये आइडियल हैं हनुमान जी, तुमने क्या सीखा आज तक इनसे? बोले वो नहीं पता, बत्ती लगाता हूं डेली में। ठीक है ना। तो भाई हनुमान जी से अगर कुछ सीखना है तो ये सीखो कि बड़े डाउन टू अर्थ रहना है। भाई वो बल और बुद्धि दोनों के देवता है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता था कि आप कौन हैं, तो वो ये थोड़ी ना बोलते थे माई सेल्फ हनुमान एंड द मोर पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ। और शायद पता नहीं है बचपन में सूर्य देवता को हमने निगल लिया था, कभी नहीं बोलते थे ऐसा। क्या बोलते थे? भाई हम रामदास, राम जी के क्या है? सेवक। सोचो इतना बलवान व्यक्ति, इतना बुद्धिमान व्यक्ति जब अपना परिचय देता था तो दूसरे के नाम से परिचय देता था। ये सीखने वाली बात है कि नहीं? बोले सर नहीं, ये मुद्दा नहीं, बत्ती लगाते हैं जाके। इसी को बोलते हैं भगवान को मानना और जानना। कोशिश करें कि माने फिर भी हम थोड़ा कम चलेगा, लेकिन जाने उनको बहुत अच्छे से हम। इस ग्रुप के लोगों ने गौतम बुद्ध को जाना है, इस ग्रुप के लोगों ने गौतम बुद्ध को माना है। खूब नियम कानून है यहाँ, दुनिया भर के सांप बिच्छू, इधर उधर कोई सांप बिच्छू नहीं। हाँ, लेकिन इनके जो नियम कानून है वो थोड़े टफ है, गौतम बुद्ध के पीरियड वाले हैं। इनके नियम कानून थोड़े क्या है? फ्लेक्सिबल है। तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो ज्यादा लोगों ने कहां मूव किया है? इधर की ओर। उधर थोड़े टफ नियम कानून है, दिगंबर श्वेतांबर आप ध्यान करिए। इधर टफ है तो इसलिए थोड़ा इधर के लोगों ने कहां मूव किया है? कम किया है। अगर मैं भारत की बात करूं तो जो दक्षिण भारत का जो हिसाब किताब है वहां किसका विस्तार हुआ है? हीनयान का। जो उत्तर भारत है वहां किसका विस्तार हुआ है? महायान का। और उत्तर भारत होते हुए तिब्बत, चाइना, जापान, कोरिया, यहां किसका विकास हुआ है? महायान का। इधर दक्षिण होते हुए श्रीलंका, इधर म्यांमार, थाईलैंड, इधर किसका विकास हुआ है? हीनयान का विकास हुआ है। लेकिन आप सोचो चाइना बड़ी जनसंख्या वाला देश, जापान, कोरिया, ज्यादातर लोग किसको मानने वाले हैं? महायान को मानने वाले। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप श्रीलंका गए तो क्या आपको बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की क्या यहां मंदिरें मिलेंगी देखने के लिए? बिल्कुल। तो भाई ये कौन से वाले हैं? हीनयान। हाँ, हीनयान के अंदर एक दिक्कत इस बात की है कि थोड़े कट्टर है, ये बिल्कुल भी एक आधा चीज नहीं सुन सकते हैं।
और जहां कट्टरता प्रवेश करती है, जहां टॉलरेंस प्रवेश करता है या जहां इनटॉलरेंस का प्रवेश हो जाता है, वहां फिर चीजों का पतन चालू हो जाता है। ठीक, तो जितना विकास इधर चीन, कोरिया जैसे देशों ने किया है, उतना विकास इन्होंने नहीं किया। ये पूरे नियम कानून मानने वालों में से कि भाई अगर जैसे इस्लाम की बात की जाए कि 5 वक्त की नमाज होती है, अब एकदम कट्टर समर्थक है कि 5 वक्त की नमाज तो पढ़ना है चाहे कुछ हो जाए जीवन में। तो पता चला क्लास चल रही है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे 5:15 बजे या जो भी बजे नमाज पढ़ने चला गया हो, तो उससे पूछा गया क्यों, पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी कि नमाज जरूरी? वो ज्यादा जरूरी। नौकरी लगे बाहर में जाए, उससे मतलब नहीं, उधर ऊपर सही जगह मिलनी चाहिए अपने को, तो फिर उसका विकास कहाँ हो? भाइयों एवं बहनों, इतना गंभीरता से नहीं लेना है इस विषय का जितना गंभीरता से आप लोग ले रहे हैं, ठीक ना। लेकिन यह है कि थोड़ा सा जब इसके बारे में बातचीत की जाए तो आपको इसका मतलब कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, ठीक है। तो चले लिखें डिफरेंस इसके बीच में, चलो लिखो हीनयान और महायान, और इससे संबंधित फिर जो बीच बीच में क्वेश्चन होते जाएंगे वो भी अपन देखते जाएंगे क्या क्या है। चलिए पहला लिख, फर्स्ट किधर क्यों लिखना है? हीनयान। हीनयान क्यों लिखो? लिखिए, गौतम बुद्ध को एक महापुरुष की संज्ञा दी गई। गौतम बुद्ध को महापुरुष की संज्ञा दी गई। किधर की ओर महापुरुष की संज्ञा दी गई बोलो? हीनयान। उधर लिखो, गौतम बुद्ध को ईश्वर, भगवान की संज्ञा दी गई। आगे हीनयान साइड लिखिए, गौतम बुद्ध के उपदेशों को अक्षरशः माना गया है। अक्षरशः मतलब 1 to 1, अक्षरशः मतलब शब्द तो शब्द, किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं। इधर कैसे माना गया है? अक्षरशः। अक्षरशः को बोलते हैं A to Z, जितना वो बोले हैं उतना ही हम मानेंगे, ना उसके पहले कुछ ना उसके बाद कुछ। उधर लिखो, बुद्ध के उपदेशों को परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया है। बुद्ध के उपदेशों को परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया है। ठीक, इधर लिखो हीनयान में, देखो मंदिर, मूर्ति पूजा। इधर हीनयान में महापुरुष की मंदिर नहीं होती, पूजा नहीं होती। मंदिर, मूर्ति पूजा जैसी चीजों का विरोध किया गया है। बहुत सारे लोग हमारे आइडियल होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बत्ती लगाने लग जाए, फोटो खींच के घर में टंगा ले, और जिन्होंने टंगा लिया वो अलग ही ट्रैक में निकल गए। भाई बहुत सारे लोग आज प्रेमानंद महाराज जी को मानते हैं, लेकिन हमारे देश में क्या भगवान बनाने का सिस्टम अलग है। प्रेमानंद जी महाराज को मानिए तो वो थोड़ी ना बोलते हैं कि बत्ती लगाओ, फोटो लगा लो अपने यहाँ। हाँ, लेकिन वो जो बोलते हैं रील्स वूल्स में जो आप सुनते होंगे, उन्हें आप अपनाइए। बोले नहीं, उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, दिखावा जरूर करेंगे, हम बोलेंगे जरूर, चंदन नंदन लगा लिए, एकदम भयंकर कॉपी करने की कोशिश करी, और बोले काम करो तुम प्रेमानंद महाराज के शिष्य हो ना, बताओ कोई 5 बातें ऐसी बताओ जो प्रेमानंद महाराज के उपदेशों से तुमने सीखी हो। बोले नहीं, वो फालतू बात मेरे से मत करो, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से क्या बातें कर सकते हैं? तो ठीक है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत है सर हमारे देश में, ठीक है ना। और जब ऐसी बात होती है तो फिर भीड़ होगी, उसमें क्या है। चलिए, तो यहां मंदिर और मूर्ति पूजा का क्या किया गया है? विरोध। इधर लिखो, इधर पूरा समर्थन है। बौद्ध मंदिर, बौद्ध मूर्तियों का यहां
बौद्ध मंदिरों और मूर्तियों के पक्ष में इधर के लोग। अब एक बात बताओ, जो मंदिरों के पक्ष में होंगे, जो मूर्ति पूजा के पक्ष में होंगे, तो मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो स्लिप कि उस बड़े वाले पर्वत में हम एक बौद्ध मंदिर बना रहे, लाओ 11,000 लाओ। खूब पैसा इधर चलता है, क्योंकि जहां आडंबर आया, जहां पाखंड आया, वहां पैसा आना शुरू। ठीक, जो गांव में, शहरों में, जो मोहल्लों में दुर्गा जी या गणेश जी की मूर्तियां जो रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका उद्देश्य केवल एंजॉयमेंट होता है। गणेश जी की मूर्ति रखे रहते हैं, रात में सपना चौधरी के गाना लगा डांस करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, या आप आधे भारत में देख सकते हैं आप जाके, ठीक है ना। छड़हरे लड़के हैं, उनके घर में कोई नहीं पूछता, उनको घर से बना के रखते हैं कि जाओ तुम वहीं रहो तुम कुछ दिनों तक, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, मैं एक बात बताऊं, देखो बाल गंगाधर तिलक ने भी गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव चालू किया था, लेकिन गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव चालू करने के पीछे धार्मिक आयोजन के बदले उनका कहीं ना कहीं भारतीय समाज को क्या करना था, एकत्रित करना था, कि जब हम एक साथ इकट्ठा होंगे तो कम से कम अंग्रेजों के विरोध में बोल सकेंगे हम। किसी सोसाइटी में गणेश जी, दुर्गा जी की मूर्तियां इसलिए रखी जाती हैं ताकि अपने बिजी शेड्यूल में लोग शाम को इकट्ठा हो एक जगह पर, और हो सकता है वहां कुछ ऐसी बातें की जाएं जो डेवलपमेंट की बातें हो, विकास की बातें हो। वहां भोजपुरी गाना लगा के डांस कर रहे हो, काहे का विकास? विकास तो छोड़ो, विनाश अलग हो रहा है। और जितनी लड़ाइयां, जितने दंगे मूर्ति पूजा के अंतर्गत होते हैं, भारत में उतने दंगे कहीं नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो देखो, इन धर्मों से हमें अगर कुछ सीखना है, देखो इतिहास में, पेपर में जो चीजें आएंगी वो तो आएंगी, नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। वो मेरे से पूछ के क्वेश्चन देगा नहीं कि मिश्रा जी बताइए क्या पढ़ा है बच्चों को आपने, तो हम दे देते हैं तो बच्चे पास हो जाए, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर इस टॉपिक का हमारे दैनिक जीवन से कोई महत्व ना निकला तो फिर पढ़ना तो व्यर्थ हो गया। फिर वो तो चीजों से हम समझे भी, खुद के लिए भी समझे, पेपर के लिए तो जो चीजें हैं वो रहेंगी रहेंगी। ठीक है भाइयों, चले आगे। तो यहां मूर्ति उर्ति लिख लिया, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। दक्षिण भारत में हीनयान शाखा का विकास ज्यादा हुआ है। इसे दक्षिणी बौद्ध शाखा भी कई बार कह दिया जाता है। उधर लिखो महायान शाखा। देखिए, इसका विकास ज्यादातर उत्तर भारत के क्षेत्रों में हुआ है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, उत्तरी बौद्ध शाखा कह दिया जाता है। ठीक, आगे चलिए, कुछ देशों के नाम लिख लीजिए। लिखो जैसे लिखो श्रीलंका, बर्मा इत्यादि देशों में हीनयान का विकास ज्यादा हुआ है। बर्मा मतलब म्यांमार, है ना। यहां किसका विकास ज्यादा हुआ है? हीनयान का। उधर लिखो महायान साइट।